साल 2024 के चुनाव नतीजों में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि देश की आम, गरीब, वंचित जनता ने भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के नारे को सिरे से नकार दिया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र में जहां के गरीब लोग सिर्फ रोजी रोटी की आस में सरकार की तरफ देखते हैं और अपने घर बार छोड़कर परदेश में एक अदना सी नौकरी पाने के लालच में बिना कुछ सोचे समझे निकल पड़ते हैं, उन्हें राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक चुनाव जैसे मोदी की गारंटी वाले वादों से कुछ लेना देना नहीं है। इसका नतीजा भी देखने को मिला, जहां भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। पंजाब में तो इस बार भाजपा अपना खाता भी नहीं खोल पाई। हरियाणा में उसने साल 2019 के चुनाव में 10 में से 10 सीटें जीती थीं, पर इस बार वह 5 सीटें गंवा बैठी। यही हाल राजस्थान में रहा। भाजपा को 14 सीटें मिली, पिछली बार के मुकाबले 10 सीटें गंवाईं। महाराष्ट्र में 9 सीटें जीती और 14 सीटें गंवाईं। बिहार में 40 में से कुल 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें गंवाईं। उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। उसे वहां महज 33 सीटें ही मिली, जबकि उसे 29 सीटों का नुकसान हुआ। इस प्रदेश में भाजपा को और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता अगर बहुजन समाज पार्टी की मायावती अपने वोटरों से दगा न करती। इसे कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत के अंतर से समझते हैं। मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के अरुण गोविल 10,585 वोटों से जीते थे। यहां बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार देवव्रत कुमार त्यागी को 87,025 वोट मिले थे। अगर ये वोट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मिल जाते तो भाजपा का जीतना नामुमकिन था। ऐसे ही अमरोहा में बहुजन समाज पार्टी को मिले वोटों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। वहां कांग्रेस के कुनर दानिश अली 28,670 वोटों से हारे थे, जबकि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मुजाहिद हुसैन को 1,64,099 वोट मिले थे। हम ये बात यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि इस बार का वंचित तबका भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में कहीं फिट नहीं बैठ रहा था। वैसे भी मायावती अब कांशीराम के विचारों पर नहीं आगे बढ़ रही हैं और उन्हें अपने दबे कुचले समाज की भी कोई परवाह नहीं दिखती है। अगर इस बार बहुजन समाज पार्टी इंडी गठबंधन से तालमेल कर लेती तो उसे प्रदेश में सीटें भी मिलती और भारतीय जनता पार्टी का और ज्यादा बुरा हाल होता। इस बार के चुनाव नतीजे इस लिहाज से भी माने रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह देश को मंदिरमय करके अपना हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश की थी, उसकी हवा निकल गई। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जुमले ने लोगों में निराशा भर दी कि ये हैं कौन और इनकी क्या हैसियत है जो राम को लाएंगे। जिस किसी ने अपने इष्ट को मानना है वो उसे अपने घर में मंदिर तक सीमित रखना चाहता है। यह उसका निजी हक है। पुराने जमाने में ऐसा ही होता था। फिर धीरे धीरे कहीं कहीं धार्मिक स्थल दिखाई देने लगे जो अक्सर राहगीरों की सेवा करने या उन्हें आराम करने की जगह की तरह इस्तेमाल होते थे। चूंकि वहां ईश्वर का वास मान लिया जाता था तो चोरी चकारी का डर भी कम ही रहता था। राहगीर इस मिली सेवा के बदले वहां की साफ सफाई कर देते थे या दान में कुछ दे देते थे। पर जब से धार्मिक स्थलों पर पैसे की बरसात होने लगी है तब से ये कमाई के साधन बन गए हैं। दान के नाम पर लोगों को बहलाया फुसलाया जाने लगा है और इसे कमाई का धंधा बना लिया है। अब तो मंदिरों को भव्य बनाने के लिए कॉरिडोर बनने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि अगर वह देश के बड़े मंदिरों को भव्य बना देगी तो उसका वोट बैंक मजबूत हो जाएगा और देश भर में मंदिरों के नाम पर राजनीति भी चमक जाएगी। वाराणसी, उज्जैन के बाद वह अयोध्या की तरफ गई और उसे ऐसे चमका दिया जैसे कोरोना के बाद भारत ने इतनी कमाई की है कि ऐसे पुण्य के काम तो होते रहने चाहिए। पर मोदी सरकार यह भूल गई कि वह जिन 80 करोड़ भूखों को मुफ्त अनाज देने का दावा कर रही है उन्हें इन भव्य मंदिरों से मिलेगा क्या। कोर पर खाज ये रही कि देश में बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार ने कोई रोक नहीं लगाई। भारतीय जनता पार्टी ने इसे कभी मुद्दा माना ही नहीं। उसे तो लग रहा था कि मंदिर चमका दो तो लोगों का पेट अपने आप भर जाएगा। पर हुआ क्या,
अयोध्या को समाहित करने वाली फैजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लल्लू सिंह को पटकनी दे दी। खुद नरेंद्र मोदी, जो वाराणसी से उम्मीदवार थे, की जीत का अंतर कम हो गया। इस धार्मिक प्रपंच को एक उदाहरण से भी समझते हैं। 4 जून 2024 की शाम मेरी अपने ऑफिस की एक महिला साथी से लोकसभा चुनाव पर आ रहे नतीजों पर चर्चा हो रही थी। तब उन्होंने जो कहा वह एक जागरूक वोटर के बड़े सटीक विचार थे। उनका मानना था कि यह सच है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत जरूर मिला है, पर यह उस ब्रांड पर करारी चोट है जिसे मोदी के नाम का मूल्यमा चढ़ाकर जनता के सामने पेश किया गया। फिर मैंने सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी ने तो इस बार 400 पार का नारा दिया था और ऐसा लग भी रहा था कि जनता सत्ता पक्ष को भर भर कर वोट देगी, इसके बावजूद राजग 300 सीटें भी क्यों नहीं पार कर पाया। इस पर उन महिला साथी ने कहा, इन लोगों ने राम को राजनीति में घसीट दिया। मुझे राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। इतना ही नहीं, इन लोगों ने अपने काम न गिनाकर विपक्ष को कोसने का काम ज्यादा किया। शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी वगैरह पर तो कोई बात ही नहीं की। मेरी नज़र में इस चुनाव ने ये साबित कर दिया है कि मोदी और शाह की जोड़ी को हराना नामुमकिन नहीं है। कभी कभार एक वोटर के विचार पूरे देश का मिजाज बता देते हैं और सत्ता पक्ष पर इस तरह चोट करते हैं कि सावधान हो जाओ, डबल इंजन की सरकार को पटरी से उतारना कोई मुश्किल काम नहीं है। बेरोजगारों को छला। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इन चुनाव में नौकरियों की कमी का मुद्दा अच्छे ढंग से हैंडल किया। उन्होंने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को आड़े हाथ लिया। ये सच भी था कि देश के नौजवान नौकरी की कमी का दंश झेल रहे थे। उन्हें कांवड़ जैसी धार्मिक यात्राओं का भागीदार बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वे चाहते थे एक आदद नौकरी। कोरोना के बाद तो बेरोजगारों की फौज बढ़ती ही चली गई। कहीं चंद नौकरियों का इश्तिहार निकलता तो बेरोजगार नौजवानों के झुंड उस तरफ दौड़ पड़ते। रेलों और बसों में धक्के खाकर सेंटर पर पहुंचते तो पता चलता कि पेपर ही लीक हो गया है। पर इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कभी रोजगार देने को बड़ी और ठोस पहल नहीं की। हाँ, सेना में भर्ती के नाम पर अग्निवीर का कारतूस जरूर छोड़ा, पर वो फायरबैक कर गया। केंद्र सरकार के खुद के ही हाथ झुलस गए। विपक्ष को ताने मारे। सत्ता पक्ष के प्रवक्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक अपने काम गिनाने से ज्यादा विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते नजर आए और यही बात जनता जनार्दन को रास नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ शहजादा शब्द का कई बार इस्तेमाल किया और इसे हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की। उन्होंने ये शब्द इतनी बार बोला कि जनता ने राहुल गांधी को इस चुनाव का वाकई शहजादा बना दिया और इंडी गठबंधन को सरकार बनाने की दहलीज पर खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की कि वो विपक्ष को देश का दुश्मन और पाकिस्तान व चीन का एजेंट बता दे या कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप होने की बात कहे, पर यह भी जनता को रास नहीं आया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर सत्ता में आने के बाद लोगों की संपत्ति छीनकर अल्पसंख्यकों देने की साजिश रचने का आरोप लगाया, लेकिन ये बात भी लोगों को हजम नहीं हुई। मजदूर किसान सब नाराज। नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर किसी को नाराज किया, नाउम्मीद किया। कोरोना में मजदूर दर दर भटके, मर गए, खप गए, पर उन्हें राहत पहुंचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। गरीब जमात की कहीं सुनवाई नहीं हुई। एक मेहनती मजदूर को तो रहने के लिए घर और पीने के लिए पानी की सहूलियत मिल जाए, रोटी तो वो खुद ही कमा लेगा। पर तरक्की के नाम पर सरकार ने उसे घर से बड़ी सड़क तक पक्का खड़ंजा नहीं दिया, बल्कि ऐसे हाईवे बना दिए जो उसके किसी काम के नहीं। किसी बड़ी कार वाले के लिए ऐसे महंगे हाईवे पर जाने से उसका वक्त तो थोड़ा कम हो जाएगा, पर आम जनता तो अभी भी उन भीड़ भरी सड़कों पर चलती है जहां उसके समय की कोई बचत नहीं होती है। याद रहे कि केंद्र सरकार जब 3 कृषि कानून लाई थी तब किसान आंदोलन करने पर उतर आए थे और मजबूरी में मोदी सरकार को वे तीनों कानून वापस लेने पड़े थे। हालांकि तब केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन करने वाले लोगों को देश का दुश्मन साबित करने की कोशिश की थी,
लेकिन कामयाब नहीं हो पाई थी। इसके बाद से उत्तर भारत के किसान सत्ता पक्ष से नाराज हो गया था। होता भी क्यों नहीं, जब फसल ज्यादा उगा ली जाती है तो सरकार उसे कम दाम पर खरीदती है और अब भी उपज कम होती है तो विदेश से खरीदी कर ली जाती है। दोनों तरफ से किसान की मार होती है, लेकिन ये वर्ग आज भी बहुत बड़ा वोटर है और किसी की चूल्हे हिलाने की ताकत रखता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसान तबके ने इस बार के चुनाव में भारतीय पार्टी को आईना दिखाया है। कुल मिलाकर इस लोकसभा चुनाव ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में जनता से ऊपर कोई नहीं। कांग्रेस अभी खत्म नहीं हुई है। देश को तरक्की चाहिए, मंदिर मस्जिद का पचड़ा नहीं। संविधान सबसे ऊपर है, फिर चाहे कोई कितना ही 56 इंच का सीना फुलाकर खड़ा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए कि उसके घटक दलों जैसे जनता दल, यूनाइटेड तेलुगु देशम पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, सेक्युलर वगैरह ने कभी भी मंदिर मस्जिद की राजनीति को हवा नहीं दी है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना जरूर अपने नाम से हिंदुत्ववादी पार्टी लगती है, पर उसने भी कभी खुलकर भारतीय जनता पार्टी की धर्म से जुड़ी कट्टरता का समर्थन नहीं किया। बहुत से नेता भाजपा के साथ जरूर हैं, पर उनकी नीतियां और सोच भी तुष्टीकरण की नहीं है। मध्य प्रदेश में जो चुनावी नतीजे आए हैं, उनमें शिवराज सिंह चौहान की छवि का बहुत बड़ा हाथ है। वे कई साल यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं और किरार समुदाय से हैं, मतलब वे कर्मकांडी परिवार से नहीं हैं। इसी तरह वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी ओबीसी तबके से आते हैं। ऐसे बहुत से नेताओं ने अपने काम के दम पर यह चुनाव जीता है। खासकर एसी एसटी और ओबीसी तबके के नेताओं ने अपना वजूद अपने दम पर बनाया है। और अब जब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का कद घटा है, तो वे भी सोच रहे होंगे कि उन्हें आगे की अपनी राजनीति को क्या दिशा देनी है। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।